नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 के पेपर 2 के लिए आज की हमारी वीडियो है सामाजिक अध्ययन की, जिसमें हमने आपको लिए हैं टॉप 30 एमसीक्यू। ये सारे एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए ये संपूर्ण एसएसटी का निचोड़ की तरह कार्य करेगी। ये आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 है। बाकी के मॉक टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए संभावित प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे, इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्वेश्चन आंसर को आप लगाइए और अपना स्कोर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी अन्य सुझाव के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 पर, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पे गलत विकल्प चुनना है। पहला है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह के या पुनर्विवाह का सुझाव दिया था, ये सही है। दूसरा है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो प्रार्थना समाज के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो 1867 यानी 1867 में इसकी जो है स्थापना हुई। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और कहाँ? बम्बई में, ठीक है। और उद्देश्य इसका मेन ये कई सारे थे, जैसे स्त्री शिक्षा है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, जात पात का विरोध है, पुरुषों और स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना, ये सब था। लेकिन इसमें दिया है केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो यही ऑप्शन गलत है। तीसरा है पंडित रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, बिल्कुल सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत था और चूंकि इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए हो जाता है सही। प्रश्न नंबर 2 है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता होगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कब गठन हुआ ये भी बता दे रहे हैं, 2 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? आपको देखना है, स्टीरियोटाइप का नहीं है। बाकी सारे स्टीरियोटाइप होंगे, एक नहीं होगा। स्टीरियोटाइप जेंडर, जो भी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। पहला है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, लिपस्टिक महिलाओं के लिए ही बनी है, ये तो आपका हो गया। दूसरा है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, यहाँ भी महिला किस पे? पति पर निर्भर है, ये भी आपकी रूढ़िवादी चित्रण है। तीसरा है स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये ज़्यादातर लड़कों को दिखाते हैं, लेकिन अगर लड़की को दिखा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे लड़कियाँ भी फुटबॉल खेल सकती हैं जैसे लड़के खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, यानी चाय सिर्फ यानी महिला ही बनाएगी, इस तरह का इसमें रूढ़िवादी चित्रण है। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। पहला है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा है यानी जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ, और ये साउथ यानी यहाँ कहीं होगा। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। एक तो इसमें बताने की बात भी नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपको यहीं से ऑप्शन आपका ठीक हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध कह दिया तो बिल्कुल ही क्लियर है। और द्वीपीय महाद्वीप भी इसको कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसके द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ये भी आपको बता दें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, अब क्या होता है जब सूर्य से आप दूर जाएंगे? ये सूर्य है मान लो, इससे आप अगर डिस्टेंस लेते हैं, दूर की तरफ जाते हैं, तो उस समय क्या कंडीशंस होती है वो आपको बताने हैं। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाएगी। और चूंकि इसका 4th ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी सूर्य से दूर जाएंगे तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है, किसकी? ग्रहों की। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? ये तो आपको बहुत बार पढ़ा होगा आपने। महानदी और गोदावरी, ये तो है नहीं। कृष्णा कावेरी, ये भी नहीं है। कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नर्मदा एवं ताप्ती भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। और आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसी को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। प्रश्न नंबर 7 है नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करनी है आपको। पहला है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसे बता दे रहा हूँ एक ही बार में, मीसो स्फीयर इसको बोलते हैं।
ये कौन सी परत है? सबसे पहले आपकी आती है क्षोभ मंडल, फिर आपकी आती है समताप मंडल, फिर तीसरे नंबर की ये परत है, इसको बोलते हैं मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 डिग्री की ऊंचाई तक पहुंचकर ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, आतपन का संबंध है, यानी इंसोलेशन किससे रिलेटेड है? सूर्य ऊर्जा के साथ। ऑप्शन 2 है बहिर्मंडल, उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। आतपन का संबंध सीधे सीधे सूर्य ऊर्जा से है, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं या सौर स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है? अब इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, बायोगैस याद कर लीजिए, कई बार ये पूछा जा चुका है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है आपका, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन कितनी होगी यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए, 55 से लेकर 75% तक, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी आपकी 25 से लेकर 50% तक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। देखिए हमेशा याद रखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो बहुत पहले से आ रहा है, मतलब इनोवेटिव नहीं है, पुराने जो समय से जो चले आ रहे हैं वो हैं। अब इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, जैसे जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे क्या हैं, अब तो नए हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ये भी नए हैं ज़्यादातर, परंपरागत इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। हाँ, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये परंपरागत वाले हैं, तो यही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही। चौथा है कोयला, ईंधन और बायोगैस, इसमें बायोगैस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो गए गलत आपके। यानी हमेशा ध्यान रखिए, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह हैं। होता क्या है, जब पौधे और जानवरों के अब से जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, तब जो भी टेम्परेचर है और प्रेशर के प्रभाव से आपके जीवाश्म ईंधनों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हीं को जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? देखिए इसमें बच्चों से अगर वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया, अब इसमें एक्चुअली बच्चा क्या करेगा, अनुमान लगा सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकता। वो क्या करेगा, उस समय की सिचुएशन का अनुमान ही लगा सकता है, किस तरह की सिचुएशन उस समय रही होगी जो उनको भेदभाव उनके साथ हुआ होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। प्रश्न नंबर 12, बाजार विषय पर परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? यानी सबसे बेस्ट वाली आपको चुननी है। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र दिखाना, तो ये सबसे बेस्ट तो नहीं है, पहला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। दूसरा है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, तो ये भी ऑप्शन आपका उतना सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। तीसरा है पाठ पुस्तक पर पठन और चर्चा, तो ये भी नहीं है। चौथा है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो है प्रत्यक्ष ज्ञान से अच्छा सीखते हैं और उनके अनुभवों से साझा करने से क्या होगा, जो भी मन में उनके बाजार के प्रति संदेह या जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे बाजार के बारे में, तो वो उनसे पूछेंगे, तो एक तरह से सोशल इंटरेक्शन भी होगा। प्रश्न नंबर 13 है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी, यानी आपको सर्वोत्तम वाली चुननी है। पहला है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। देखिए डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको एक ही जगह बैठकर अगर बाहर की दुनिया को जानना है तो डॉक्यूमेंट्री आपको एक तरह से बिल्कुल सही और घटनाओं का सही चित्रण करते हैं वो। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को अभी यहाँ पे ठीक लग रहा है, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा है विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन करना, ये भी पॉसिबल नहीं है आसानी से। चौथा है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, यानी पीपीटी बनाना, तो ये भी उतना लाभकारी नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, परिचय देने के लिए सबसे पहले उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए, उसके बाद आप फील्ड ट्रिप ये सब करा सकते हैं, वो बात की बात है। प्रश्न नंबर 14 है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं को विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। कौन सा कौशल कर रहे हैं यहाँ पे, व्यवहारिक कौशल। ऑप्शन आपके दे रखे, हालिया भूकंप की घटनाओं पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। देखिए मेन काम हमारा क्या है कि भूकंप के दौरान किस तरह हमें बचना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया यहाँ पे,
कि आप जैसे ही भूकंप आता है तो आप रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के किसी अंदरूनी कोने में चले जाएं, या जहाँ पे भी हैं बाहर निकल जाएं जहाँ कोई पेड़ पौधा या फिर इस तरह की कोई इमारत वगैरह ना हो, इन चीज़ों पर और बाकी थोड़ा भरोसा अपने आप पे रखें। प्रश्न नंबर 15 है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? इस चीज़ का आपको देखिए, मध्य प्रदेश का ये होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के पहाड़ों से बीच निकली है तवा नदी, उस पर ये बांध बंधा है, ये बात आप नोट कर लीजिए। बाकी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उद्यान कृषि का अधिकार, इसके लिए नहीं किया था इन्होंने। व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, इसके लिए भी नहीं। खेती करने का अधिकार, इसके लिए नहीं। उन्होंने किया था मछली पकड़ने के अधिकार के लिए ही संगठित हुए थे वो लोग। हुआ क्या था, 1994 में सरकार ने तवा बांध क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने क्या किया, स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिक ले आए। इसलिए गांव वालों ने एकजुट होकर तवा मत्स्य संघ का निर्माण किया और तभी 1996 में जाके उनको फिर से मछली पकड़ने का अधिकार वापस मिला। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, यानी डाइवर्सिटी को इनमें से कौन से ज़्यादा सिंबल है इसका? ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच देखिए पहला ऑप्शन ही बड़ा शानदार है, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंस है हमारे लोगों में उनको स्वीकार करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है और यही आंसर भी है। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, ये गलत है। लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये भी गलत है। लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को आपको चुनना है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये तो बात ठीक है। दूसरा है, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, नहीं, पहला आम चुनाव आपका हुआ था 1951-52 में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ इसमें गलत ऑप्शन ही पूछा था तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो भी है, जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजती है संसद में, तो वहाँ से जो है आपके नियम कानून बनते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का जो भी प्रधान वगैरह जो इलेक्शन होता है, सरपंच मुखिया भी कहते हैं कई जगह उसको, तो 5 वर्ष के लिए ही होता है। प्रश्न नंबर 19 है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? यानी जो भी पुलिस थाना होता है उसको हम बोलते हैं SHO। SHO की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टेशन हाउस अफसर। SHO को बोलते हैं स्टेशन हाउस अफसर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? इसमें आपको देखना है कि क्या मुहैया उन्होंने करवाया। अब इसमें ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए एक बार। हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून अधिकार, ये नहीं है, ऑप्शन ये गलत हो गया। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, ऐसा कोई नहीं है इसमें किया गया। तीसरा है, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, ये भी नहीं है इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 सही है, महिलाओं पर पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है, ये बिल्कुल सही बात है। और अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए इसमें आपको इस चीज़ के बारे में माना गया है कि पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी जाएं। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? यानी जो भी भारत का संविधान है उसको डिफाइन लास्ट में सबसे एंड में जो कौन डिफाइन करेगा या जिसकी डेफिनेशन मानी जाएगी? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, संसद। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, न्यायपालिका। नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता अर्थ विवेचन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, आपके जो भी संविधान की व्याख्या करना हो या कुछ भी हो उसके लिए, जो भी संविधान से संबंधित जो भी विवाद है उनको निपटाने का। प्रश्न नंबर 22 है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? 1989 वाला। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, आदिवासी एवं दलित, यानी जो भी आपके SC और ST वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ST और ST जिसको वो एक्ट बोलते हैं 1989, शॉर्ट में SC ST एक्ट 1989। और इसके अंदर प्रावधान ये है कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी तरह SC ST वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उसके विरुद्ध एक कानून कार्य करता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर B है,
संघवाद। संघवाद क्या है? एक संस्थागत प्रणाली जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार है, दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकार है, एक साथ एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती हैं और ऐसी व्यवस्था जो है संघवाद कहलाती है। इसकी प्रमुख विशेषता मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 या उससे अधिक स्तर होते हैं। पहला तो ये हो गया। इसके अलावा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी व सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? पहला आपका इसमें देखिए, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना। दूसरा है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। सामाजिक नीति को प्रोत्साहित कर, बिल्कुल सही है। देखो, आरक्षण देना और मेहनताना न्यूनतम यानी आपकी मजदूरी जो भी है, मिनिमम वेज एक्ट जो भी है लागू करना, तो ये दोनों काम सामाजिक न्याय के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी दोनों सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 25 है, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, उसकी शैली पुरानी दिल्ली से श्रेष्ठ कैसे, यानी तुलना। यहाँ पे क्या कर रहा है? तुलना। तो ये काम नहीं करना है, यहाँ पे इस काम से बचना है। दूसरा है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय भाव पैदा करता है। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय भाव पैदा करता है। ये दिल्ली की वास्तुशैली जो है। कैसे पर्यटक इमारत को देखते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इमारत को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, ये भी इफेक्टिव नहीं है आंसर। प्रश्न नंबर 26 है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पे केंद्रित होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। देखिए, ये शानदार, ये आपका पहला ही ऑप्शन इतना शानदार है कि हमें उन मुद्दों की पहचान करनी है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, यही आंसर है। बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुए याद रखना या बताना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, यहाँ पे ये भी केंद्र में नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि वर्तमान में भी जो मुद्दे प्रासंगिक हैं उनकी पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। किस लिए बल देना चाहिए? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। अधिगमकर्ताओं को सूचनाओं को याद रखने का मापन, याद नहीं रखना है ना कुछ रटना है, तो पहला ऑप्शन यही गलत हो गया। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही बात है। अधिगम को हमारा मेन उद्देश्य ये हमारी दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनसे जोड़कर ही उसकी क्षमता का मूल्यांकन हो तो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, ये भी नहीं, ये गलत है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में लेखन क्षमता को जांचना, ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर, ये तो गलत है। तो इसमें सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही था। प्रश्न नंबर 28, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, यानी इसमें आप इसे पूछ रहा है सेकेंडरी सोर्स क्या है इनमें से। भारत का संविधान, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों या स्रोतों से, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन या गैर सरकारी परिलेखों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। भारतीय योजना आयोग, भारत का जनगणना विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कृषि विभाग प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। तो ये कैसे हो गए? सारे सेकेंडरी सोर्स हो गए। बाकी भारत का संविधान, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, जेम्स मिल द्वारा हिस्ट्री ऑफ, ये सब क्या है? सेकेंडरी सोर्स नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री चर्चा शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ये आत्मकथाएं दे रखी हैं। अब इसमें इस प्रश्न का फायदा ये भी है कि आपको ये भी पता चल जाएगा किसने कौन सी आत्मकथा लिखी है। और रुकैया शेखावत हुसैन ने कौन सी लिखी है? सुल्ताना का स्वप्न, याद कर लीजिए। सतनार ने कौन सी लिखी है? मन मेकलई। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, राम सुंदरी देवी ने आमार जीवन। अब ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवन। ये एक्चुअली 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी ये पुस्तक जो है अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, यानी फर्स्ट आत्मकथा है, ये ध्यान रखिए। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, रुकैया शेखावत जो थी एक धनी परिवार से संबद्ध थी। उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। 1905 में जब वो 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। वहीं ताराबाई शिंदे जो थी वो एक नारीवादी कार्यकर्ती थी। उन्होंने क्या था, 19वीं सदी में भारत के पितृसत्ता और जाति का विरोध किया और उनका ये प्रसिद्ध निबंध था स्त्री पुरुष तुलना। और बाकी सतनारकृत जो मनिक मिलई है ये आपका क्या है, एक महाकाव्य है।
प्रश्न नंबर 30 है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। तो यहाँ पे निर्भर रहना वाला ऑप्शन आ गया, तो यही गलत हो गया। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ये ऑप्शन ठीक है कि हमें चैलेंज लेंगे नहीं तब तक मतलब कोई फायदा नहीं है, तो हमें चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना है। यही सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। बाकी चर्चाओं को न्यूनतम रखना, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो ये गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।